अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई द क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट में हमने क्यूमुटेटिव लॉ को प्रूव करना है, यूनियन के हिसाब से भी और इंटरसेक्शन के हिसाब से भी। तो फर्स्ट पार्ट देखें, उसने ए और बी हमें दो सेट दे दिए हैं, तो हम क्यूमुटेटिव लॉ को प्रूव करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो ओके, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें, इस फर्स्ट पार्ट में सेट ए भी दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है। क्यूमुटेटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी तरतीब उल्टी हो जाती है और ये क्यूमुटेटिव लॉ होता है यूनियन के लिहाज से। देखें, बीच में यू है ना, यूनियन है ना, तो क्यूमुटेटिव लॉ यूनियन के हिसाब से बस यही होगा कि ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो बी अगर पहले ले लो, ए बाद में ले लो, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमने कहाँ से प्रूव करना है? अब हमने वेन डायग्राम पे प्रूव करना है। वेन डायग्राम पे प्रूव करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल को लेना होता है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यू से जाहिर करते हैं। यूनिवर्सल सेट में सेट ए, सेट बी, तमाम सेट्स आ जाते हैं। तो ये हम हमेशा जब भी वेन डायग्राम बनानी हो तो हमें एक रेक्टेंगल को ड्रा करना पड़ता है और साथ यहाँ साइड पे यू लिखना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि ये यूनिवर्सल सेट है, जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है। अब डब्बे के अंदर जो हमने सेट बनाने होते हैं वो हमने सर्कल की शक्ल में बनाने होते हैं। वेन डायग्राम बनाने का यही तरीका है, यही रूल है। तो अब हमने एक सर्कल बना लिया, इसको सेट ए कह दिया। एक दूसरा सर्कल बना लिया, उसको सेट बी कह दिया। और ये जो बीच वाली पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है सेट ए और सेट बी का। देखें, सेट ए में 3, 5, 7, 9, 11 और 13 हैं एलिमेंट्स, और बी में 5, 9, 13, 17, 21 और 25 एलिमेंट हैं। तो अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। एक तो हमारे पास 13 जो है वो कॉमन आ रहा है, सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। इसी तरह 9 जो है, 9 एलिमेंट, ये भी सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। उसके अलावा 5 सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। 3 एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हैं। तो इसलिए जब हमने सेट ए बनाया और सेट बी बनाया, ये वाला जो इलाका है, जो कॉमन इलाका है 5, 9 और 13, वो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। तो इस कॉमन वाले इलाके में हमने 5, 9 और 13 लिख लिया। और बाकी ए में क्या बच गया? 3, 11 बच गया। तो 3, 7 और 11 जो बच गए हैं वो सब हमने ए में लिख दिए हैं। और सेट बी में 17, 21 और 25 बच गए, तो 17, 21 और 25 हमने सेट बी में लिख दिए और सेट ए और सेट बी को शेडिड कर दिया। क्या? क्योंकि ये हमारा ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे? जब हम ए और बी का यूनियन लेते हैं तो ए और बी में तमाम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लिखे हुए आ जाते हैं। देखिए, 3 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद 5 दोनों में मौजूद है, लेकिन 5 एक बार लिखा हुआ आएगा जब हम ए और बी का यूनियन लेंगे। उसके बाद 7 है, तो 7 एक बार है, 7 भी एक बार लिखा हुआ आएगा। 9 जो है वो दोनों सेट में मौजूद है, लेकिन वो भी एक बार ही लिखा हुआ आएगा। उसके बाद 11 है, 11 को लिख देंगे। उसके बाद 13 है, 13 दोनों सेट में मौजूद है, वो भी सिर्फ एक बार ही आएगा। उसके बाद 17, 21 और 25 ये भी आ जाएंगे। ये हमें क्या दिखा रहा है? ये ए यूनियन बी दिखा रहा है। तो ए यूनियन बी में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25 सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो इसलिए जब हमने शेडिड किया, हम वेन डायग्राम में जो सर्कल होते हैं उसको शेड करके बताते हैं कि ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ए यूनियन बी में क्योंकि 3 से लेकर 25 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मौजूद हैं, तो इसलिए हमने सेट ए को भी शेडिड कर दिया और सेट बी को भी शेडिड कर दिया। ये जो शेडिड इलाका है ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है, यानी कि ए यूनियन बी में ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। 13 भी इस शेडिड इलाके के अंदर है, यहाँ जगह नहीं थी तो नीचे लिख लिया है, ठीक है ना। यहाँ 5, 9 जहाँ लिखे हुए हैं यहीं पे 13 भी लिखा हुआ है।
उसके बाद हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने वेन डायग्राम पे शो कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं जो कि बी यूनियन ए है। इसी तरह वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको यू कह दिया, फिर सेट ए बनाया जिसमें 3, 7, 11 आ गया। 5, 9 और 13 कॉमन वाले हैं, यानी सेट ए में भी मौजूद हैं, सेट बी में भी मौजूद हैं, वो इस इलाके में आ जाएंगे। और बी के जो अलग एलिमेंट हैं 21, 17 और 25 वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब बी यूनियन ए में भी वही के वही एलिमेंट आ जाएंगे। देखें, ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे हुए आ जाएंगे। तो बी यूनियन ए में हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, यानी 3, 5, 7, 9 से लेकर 25 तक। तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी मौजूद हैं, सेट बी में भी मौजूद हैं और कॉमन वाले भी मौजूद हैं। तो इसलिए हमने तमाम इलाके को शेडिड कर दिया। और ये शेडिड इलाका किसको शो कर रहा है? ये बी यूनियन ए को शो कर रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें, वो भी ए और बी पूरा इलाका शेडिड है। राइट हैंड साइड जो कि बी यूनियन ए है, उसका भी हमने देखा तो पूरा इलाका शेडिड है। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका जो वेन डायग्राम बनी है, जो शेडिड इलाका बना है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो यही हम लिख रहे हैं, in A union B, all the elements of A and B are included. Common elements are taken once. यहाँ भी in B union A, all the elements of B and A are included. Common elements are taken once. तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला thus A union B जो है, ए यूनियन बी जो है वो बराबर है बी यूनियन ए के। यूनियन के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। उसके बाद हम इंटरसेक्शन के हिसाब से लेते हैं। इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या होगा? हम पहले रेक्टेंगल बनाएंगे जिसको यू, जो कि यू को शो कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। उसके बाद सेट ए ले लिया, 3, 7, 11 सेट ए में है। बी में 17, 21, 25 आ गया, जो कॉमन वाला इलाका है उसमें 5, 9 और 13 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। अब ये क्या शो कर रहा है? ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन वाले क्या एलिमेंट्स हैं? वो 5, 9 और 13 हैं, यानी 5, 9 और 13। तो सिर्फ इस इलाके को हमने शेडिड कर दिया जो कि ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं। तो कॉमन वाले इलाके में जो एलिमेंट्स हैं वो 5, 9 और 13 है। तो इसलिए सिर्फ इस इलाके को शेडिड कर दिया है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड शो हो रही है, जिसे हमने लिख दिया इन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन लिखा हुआ है, ये ए इंटरसेक्शन लिखना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर टेकन। जो कॉमन एलिमेंट्स से सिर्फ उनको लिया गया है। अब यहाँ क्या है? राइट हैंड साइड है जो बी इंटरसेक्शन ए है। तो यहाँ भी बी इंटरसेक्शन ए में भी सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 5, 9 और 13। तो 5, 9 और 13 वाले इलाके को शेडिड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये भी 5, 9, 13 यानी ये वाला इलाका शेडिड है। और जो राइट हैंड साइड है वो भी 5, 9, 13 यानी कि कॉमन वाला इलाका शेडिड है जब हमने इंटरसेक्शन लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। क्यूमिटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बी सेटिस्फाई हो गई, प्रूव हो गई। तो सेकंड पार्ट है दी सेट्स एन एंड जेड। एन से मुराद क्या है? एन सेट ऑफ नेचर नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड अनलिमिटेड जाता है। और जेड से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो -इन्फिनिटी से लेके +∞ तक जाते हैं, जिसमें प्लस वाले भी सारे एलिमेंट होते हैं और माइनस वाले भी सारे एलिमेंट होते हैं। अब इससे क्या पता चला? देखें, एन में सिर्फ पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स आते हैं ना, 0 इसमें शामिल नहीं है और नेगेटिव वाले भी शामिल नहीं हैं। लेकिन जेड में 0 भी शामिल है और नेगेटिव वाले भी सारे शामिल हैं और पॉजिटिव वाले तो सेम टू सेम जैसे एन में हैं वैसे ही जेड में हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि एन जो है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, यानी z का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि n जो है वो छोटा सेट है, z जो है वो बड़ा सेट है। n जो है वो सबसेट है, z जो है वो सुपर सेट है, वो बड़ा सेट है। तो n हमारे पास सबसेट है z का। तो जब हम यूनियन लेंगे तो n यूनियन z, हमने प्रूव क्या करना है? n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। क्यूमिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ये है।
तो n यूनियन z में आपको पता है जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, n के भी आ जाएंगे, z के भी आ जाएंगे, लेकिन n जो है वो तो वैसे ही z का सबसेट है। तो इससे क्या पता चलेगा, जब n यूनियन z लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ z आ जाएगा, क्योंकि n वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो z में मौजूद हैं और z में एक्स्ट्रा भी यानी कि माइनस वाले भी एलिमेंट्स शामिल हैं, ज़ीरो और माइनस वाले भी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा शामिल हैं, n के अलावा वाले एलिमेंट्स ज़ीरो और माइनस वाले हैं। तो जब हम n और z का यूनियन लेंगे तो यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, n के भी और z के भी। तो n के जो 1 2 3 है वो तो z में वैसे ही मौजूद है और z में एक्स्ट्रा ज़ीरो और माइनस वाले एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो जब हम इन दो सेट का यूनियन लेंगे तो सिर्फ z वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। In n union z, all the elements of z will be taken. Elements of n are in the एलिमेंट ऑफ z। n के जो एलिमेंट्स हैं वो तो पहले ही z के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकला है वो z निकला है, z वाले एलिमेंट्स निकले हैं। तो जब z यूनियन n लिया क्यूमुटेटिव लॉ के लिए तो वो भी z ही आ गया। क्यों, इन z union n all the elements of z will be taken, elements of n are in the elements of z। n के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले ही z के एलिमेंट्स हैं पड़े, तो इसलिए n और z का जब यूनियन लेंगे तो वो z ही आएगा। देखिए दोनों का आंसर z आया है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी z आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी z आया है। तो ये यूनियन के लिहाज से हमारा जो क्यूमुटेटिव लॉ है वो प्रूव हो गया। उसके बाद क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, n इंटरसेक्शन z। अब हमें पता है n जो है वो z का क्या है, सबसेट है। आगे हम देखते हैं, अब देखिए हमने n इंटरसेक्शन z को शो करना है, तो हमने वेन डायग्राम के लिए पहले रेक्टेंगल ड्रा की, उसको यू कह दिया, z बड़ा सेट है, z बड़ा सर्कल बनाया, n जो है वो क्योंकि z का सब सेट है, n z के अंदर है तो n हमने छोटा सेट बना लिया। अब जब n और z का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो n और z के जो कॉमन वाले एलिमेंट्स है वो क्या है, वो n है ना, क्योंकि n तो पहले ही z के अंदर है, तो n वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इक्वल टू n आ जाएगा, n को हमने शेडिड कर दिया। इसी तरह z इंटरसेक्शन n में z बड़ा सेट, n छोटा सेट जो कि सब सेट है, इसलिए n को हमने z के अंदर ही बना लिया। जब z और n का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाले एलिमेंट्स, जब कॉमन वाले एलिमेंट्स लिए तो n जो है क्योंकि वो z के अंदर था तो n को हमने शेडिड कर दिया, तो आंसर n आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी n निकला है और राइट हैंड साइड का आंसर भी n निकला है। तो यही बात लिखी हुई है, इन z इंटरसेक्शन n ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ z एंड n आर टेकन। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, वो n वाले हैं, इसका मतलब है n इंटरसेक्शन z जो है वो इक्वल आ गया z इंटरसेक्शन n के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर का सेम आ गया, दोनों का आंसर n आ गया, तो इसका मतलब है क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ हमारे पास c दिया हुआ है x, जबकि x बिलोंग टू n यानी नेचुरल नंबर का सेट। आगे लिखा हुआ है 8 जो है वो लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 18। 8 से शुरू होंगे और 18 तक जाएंगे। x से मुराद तमाम एलिमेंट्स हैं, तो n नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कह रहे हैं 8 x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, यानी 8 भी शामिल होगा, उसके बाद 9 10 11 12 कहाँ तक जाएगा, 18 तक, क्योंकि यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 18, तो 8 से शुरू होगा और 18 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखें 8 से शुरू हुआ और 18 तक गया। फिर जो d है वो y बिलोंग टू n एंड n लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 19, यानी ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। ये 9 से शुरू होगा, इक्वल लगा हुआ है तो 9 भी शामिल होगा, 9 से शुरू होगा और 19 तक जाएगा। तो हमारे पास d जो बना वो बना, यानी d किसके बराबर होगा, 9 से लेके 19 तक, और c किसके बराबर था, 8 से लेके 18 तक। अब क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन को हमने प्रूव करना है, तो क्या है, c यूनियन d इज इक्वल टू होना चाहिए d यूनियन c के। तो वेन डायग्राम के लिए पहले हमने रेक्टेंगल को ड्रा किया जिसको यूनिवर्सल सेट कह दिया। ये जो सर्कल ड्रा किया ये c है, दूसरा जो सर्कल ड्रा किया है ये d है, क्योंकि c में 8 से स्टार्ट होते हैं 18 तक जाते हैं और d में 9 से स्टार्ट होते हैं और 19 तक जाते हैं। तो 8 और 19
ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, 8 जो एलिमेंट है वो सेट सी में है, 19 जो एलिमेंट है वो सेट डी में है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो दोनों सेट यानी कि सी और डी दोनों में मौजूद है। तो ये कॉमन वाले में ये सारे एलिमेंट आ गए और बाकी 8 जो है वो सेट सी में आ गया और 19 जो एलिमेंट है वो सेट डी में आ गया। अब क्योंकि सी यूनियन डी लेना है, सी यूनियन डी जब हमने लिया तो इसमें 8 से लेके 19 तक सारे एलिमेंट आ गए। बाकी जो कॉमन थे दोनों सेट में मौजूद थे वो भी एक बार लिखे हुए आए, जैसे 9, 10, 11 सो ऑन 18 तक। और बाकी 8 जो है वो सेट सी में मौजूद था वो भी आ गया जब हमने यूनियन लिया सी और डी का। और 19 जो था वो सेट डी में था वो भी शामिल हो गया जब हमने सी और डी का यूनियन लिया। अब जब यूनियन लिया तो 8 से लेकर 19 तक सारे के सारे एलिमेंट शामिल हैं। तो इसीलिए हमने सेट सी को भी शेडिड कर दिया और सेट डी को भी शेडिड कर दिया और कॉमन वाला इलाका भी आ गया। ये जो वेन डायग्राम है ये सी यूनियन डी को जाहिर कर रही है। उसके बाद हमारे पास हमने शो करना है डी यूनियन सी को, तो वो भी वैसे का वैसे ही होगा। डी यूनियन सी भी 8 से लेके 19 तक आ जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाएंगे और 2 सर्कल बना लिए, एक सेट सी है एक सेट डी है और पूरे इलाके को हमने शेडिड कर दिया। अब देखें सी यूनियन डी और डी यूनियन सी दोनों एक जैसे आए हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सी यूनियन डी इज़ इक्वल टू डी यूनियन सी। आप क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को शो करना है। अब इंटरसेक्शन को शो करने के लिए बीच में यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। जब सी इंटरसेक्शन डी लिया तो सी इंटरसेक्शन डी में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाले एलिमेंट्स। सी और डी में कॉमन वाले एलिमेंट्स क्या हैं? क्योंकि सी जो है वो 8 से 18 तक है और डी जो है वो 9 से 19 तक है, तो इसका मतलब है 9 से लेके 18 तक वैल्यू जो है वो कॉमन है, वो सेट सी में भी मौजूद है और सेट डी में भी मौजूद है। तो सी और डी का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो 9 से लेके 18 तक आ गया। 19 जो है वो सेट डी में मौजूद है वो भी नहीं आया और 8 जो है वो सेट सी में मौजूद है वो भी नहीं आया, बाकी कॉमन वाला इलाका आ गया। तो कॉमन वाले इलाके को शो करना है तो इसलिए जस्ट कॉमन वाले इलाके को हमने शेडिड कर दिया। 8 भी रह गया और इधर 19 भी रह गया। ये सी इंटरसेक्शन डी को शो कर रही है, ये वेन डायग्राम। इसी तरह अब ये डी इंटरसेक्शन सी है वो भी 9 से लेके 18 तक आ जाएगी, तो कॉमन वाले इलाके को हमने शेडिड कर दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल हैं, तो यही हम लिख रहे हैं। थस सी इंटरसेक्शन डी जो है वो बराबर है डी इंटरसेक्शन सी के, यानी क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई कर गई। अब फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट में हमने यहाँ लिखा हुआ है वी नो डैट ई जो है वो इवन नंबर्स का सेट है, यानी 0 से स्टार्ट होगा और +-2 +-4 +-6 और सो ऑन। और ओ जो है सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, यानी कि +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। अब क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन करना है। ई यूनियन ओ बराबर आना चाहिए ओ यूनियन ई के। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना ली जिसको यू कह दिया। ये इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का सेट है। देखें ई और ओ में, यानी इवन नंबर के सेट और ऑड नंबर के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो जब हम यूनियन को शो करेंगे, यूनियन में दोनों सेट आ जाते हैं, तो ई को भी हमने शेडिड कर दिया और ओ को भी हमने शेडिड कर दिया। तो ये ई यूनियन ओ को शो कर रहा है। इसी तरह ओ यूनियन ई ये शो हो रहा है, क्योंकि कॉमन इसमें कुछ नहीं है, तो ई अलग से आ जाएगा, ओ अलग से आ जाएगा और ये ओ यूनियन ई को शो कर रही है, ये वेन डायग्राम। तो जब यूनियन लिया ई और ओ का तो 0 1 +-1 +-2 +-3 सारे एलिमेंट आ गए। जब ओ यूनियन ई लिया तो वो भी सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो यही हम लिख रहे हैं ई यूनियन ओ बराबर है ओ यूनियन ई के। अब क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को शो करना है तो ई ये है सेट और ओ ये है सेट। तो अब हमने जब इनका इंटरसेक्शन शो किया, इंटरसेक्शन में क्योंकि कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं लेकिन इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए रेक्टेंगल, सेट ई, सेट ओ, और अब इंटरसेक्शन लेना है तो ई इंटरसेक्शन ओ जो है वो खाली सेट आएगा, क्योंकि ई और ओ में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सारे इवन नंबर्स हैं प्लस माइनस के साथ और ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ये खाली सेट आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड भी ओ इंटरसेक्शन ई भी खाली सेट आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है नो एलिमेंट इज़ कॉमन, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। नो पार्ट हैज़ बीन शेडेड, हमने कोई पार्ट भी शेड नहीं किया क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो बस नीचे यही हमने लिखा हुआ है
थस ई सेक्शन ओ जो है वो बराबर है ओ इंटरसेक्शन ई के, जो कि खाली सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।